एक तरफ है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दूसरी ओर है सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत। यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, सोच और प्रणाली का है। एक ऐसा देश है जो 19 दिन में 57 इमारतें खड़ी कर देता है और दूसरा ऐसा जहां एक पुल बनने में 9 साल लग जाते हैं। भारत और चीन की तुलना सिर्फ सेना या जीडीपी से नहीं हो सकती। यह फर्क है सोच का, शिक्षा व्यवस्था का और युवाओं की तैयारी के तरीके का। चीन ने बीते 30 वर्षों में लगभग 850 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं भारत में आजादी के 75 साल बाद भी गरीबी हटाओ जैसे नारे जिंदा हैं और संघर्ष अब भी जारी है। चीन की आर्थिक यात्रा अपने आप में एक अध्ययन है। अगर आप 1990 के दशक का चीन देखें तो वहाँ भी पिछड़ापन था, गरीबी थी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन फिर शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण और एक बेहद स्पष्ट तथा कठोर विजन के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। 1978 में डेंग शियाओपिंग ने बड़े सुधारों की शुरुआत की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज चीन की अर्थव्यवस्था का आकार है 17.5 ट्रिलियन डॉलर, जबकि भारत अभी 60 ट्रिलियन के पास भी नहीं है। 17 ट्रिलियन तो दूर की बात है। साफ है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना बड़ी है। जब चीन ने विनिर्माण को अपनी रीढ़ बनाया तो केवल अर्थव्यवस्था को नहीं उठाया बल्कि करोड़ों नौकरियां भी पैदा की। यही वजह है कि उसे दुनिया का कारखाना कहा जाता है। आपके मोबाइल से लेकर हेडफोन, लैपटॉप, बल्ब और यहाँ तक कि दिवाली की रोशनी भी मेड इन चाइना टैग के साथ आती है। क्या भारत में निर्माण की क्षमता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ की नीतियाँ और व्यवस्था की जटिलताएं उद्यमियों को बार बार हतोत्साहित करती रही हैं। हाल ही में हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक बयान दिया जिसके बाद स्टार्टअप जगत में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप सिर्फ आइसक्रीम और कुकीज बना रहे हैं। ये स्टार्टअप नहीं, व्यवसाय है। उनका इशारा था कि हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और गहरी तकनीक की दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन बात कहने और उसे जमीन पर उतारने में बहुत फर्क होता है। जो स्टार्टअप आज मिठाई बेच रहे हैं वही अभी लाभ में हैं, वही रोजगार दे पा रहे हैं, और जो युवा एआई या हार्डवेयर पर काम करना चाहता है वह सहायता पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सीधी बात है, गहरी तकनीक तभी साकार हो सकती है जब पीछे से गहरी सहायता भी मिले। अगर हम सच में वैश्विक स्तर पर कोई मुकाम पाना चाहते हैं तो सोच में बदलाव से लेकर नीतियों तक हर स्तर पर वास्तविक सुधार लाने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक योजना की घोषणा की, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। नाम सुनकर लगा कि अब शायद कुछ सुलझेगा। करीब 2000 स्टार्टअप्स को 100 करोड़ रुपए तक बिना ब्याज का कर्ज मिलेगा। सुनने में तो बड़ा शानदार लगता है, लेकिन जब जमीन पर कदम रखते हैं तो हालात कुछ और ही दिखाई देते हैं। जहां मेंटरशिप का कोई सिस्टम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान नहीं और जहां 5 लाख रुपए की सहायता से किसी टेक आधारित या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी पहल को खड़ा करना है, वहां सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में संभव है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि यह आर्थिक मदद उन युवाओं तक पहुंच भी पाएगी या नहीं जो सच में इसके हकदार हैं। दूसरी तरफ हमारे युवा खुद उलझे हुए हैं। इंजीनियरिंग कर ली, प्रबंधन की पढ़ाई भी हो गई, लेकिन जब असली जिंदगी में उतरते हैं तो लगता है जैसे कोई कौशल ही नहीं सीखा। और फिर सरकार की अपेक्षा है कि युवा सेमीकंडक्टर जैसी गहन तकनीकी परियोजनाओं में उतरें। हम क्या करें? आइसक्रीम बनाएं या चिप्स बनाएं? अगर आज भी आप किसी सरकारी विद्यालय की बात करें तो अधिकांश शिक्षकों को तो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता। कोडिंग की तो बात ही छोड़िए। और निजी महाविद्यालयों की तो हालत ये है कि वहाँ सपने बेचे जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। बिहार के एक युवा चंदन राज ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। शुरुआत में उम्मीद थी कि कुछ बड़ा किया जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा भूल साबित हुआ। ग्राहक हाथ छोड़कर चले गए और स्टार्टअप बंद हो गया। यह है उस सच्चाई की झलक जिसे आज भी हम अनदेखा कर देते हैं। गहन तकनीक का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन समर्थन बेहद कमजोर। चीन को देखिए, उसने प्राथमिक स्तर से ही कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। वहाँ के सरकारी स्कूलों को भारत के स्कूलों से तुलना कर लीजिए, आपको अंतर खुद समझ आ जाएगा। और हम हैं कि अब जाकर टाइपिंग सिखा रहे हैं। कहीं कहीं हालत ये है कि कंप्यूटर है ही नहीं, और जहाँ कंप्यूटर है वहाँ शिक्षक नहीं है। कहीं शिक्षक हैं तो साधन नहीं है कि पढ़ाई करवा सकें। अब बात यहाँ अटकती है, क्या हम तैयार हैं इस बदलाव के लिए या फिर हम बस बैठकर तुलना करते रहेंगे? एक तरफ चीन के बच्चे पहली कक्षा से कोडिंग सीखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ के छात्र 18 साल की पढ़ाई के बाद भी यह नहीं जानते कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, नौकरी के इंटरव्यू में क्या बोला जाता है या करियर के विकल्प क्या हैं। दिक्कत डिग्री में नहीं है, समस्या है कौशल की कमी में। और हमारे स्कूल, कॉलेज अब भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। रोबोटिक्स उनके सिलेबस का पार्ट है, बट
हमारे यहाँ तो क्लास 10 तक कोडिंग का नाम भी नहीं पता है बच्चों को। जिस उम्र में हमारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर चिल कर रहे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स एआई टूल्स बनाना सीख रहे होते हैं। हम फेसबुक यूज करते हैं, YouTube यूज करते हैं, Instagram यूज करते हैं। When it comes to China, उन्होंने सब कुछ खुद के लिए बना रखा। पर सच्चाई यह भी है कि हम अभी भी अपनी खुद की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने के मामले में बहुत पीछे हैं। सेवा देने वाले तो हम हैं, पर समाधान बनाने वाले अभी नहीं बन पाए हैं। एक पॉडकास्ट में जब सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं और जिनका नाम आज के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्रांति से सीधे जुड़ा हुआ है, उनसे पूछा गया कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए रख सकता है, तो उन्होंने एकदम साफ जवाब दिया, अगर किसी क्षेत्र में मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति कम, तो वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। भारत को और ज्यादा लोगों को कोडिंग सिखानी होगी और उन्हें बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना सिखाना होगा। यही बात तो आज हम सबको समझने की जरूरत है। कोडिंग अब सिर्फ एक स्किल नहीं रही, ये एक जरूरी भाषा बन चुकी है आने वाले कल के लिए। आज जब हर किसी के हाथ में इंटरनेट है, तब यही इंटरनेट हमें ये मौका दे रहा है कि हम अपने लिए एक नई दिशा बना सकें। कोडिंग अब किसी बड़े शहर या खास कॉलेज की चीज नहीं रही। गांव का बच्चा भी जो चाहे तो इसी इंटरनेट से सीखकर जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, जब भारत में एक फ्रंट एंड डेवलपर की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से शुरू होती है और बैक एंड डेवलपर की आमदनी 7.5 लाख रुपए तक पहुंचती है, तो ये कैसा अवसर है। और अगर बात करें फुल स्टैक डेवलपर की, तो वह 3 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक सालाना कमा सकता है। इतनी संभावनाओं के बावजूद अगर हम पीछे हैं, तो वजह क्या है? असल वजह है हमारा सिस्टम। इनोवेशन सिर्फ भाषणों से नहीं आता, इसके लिए जरूरत होती है एक मजबूत माहौल की। ऐसा माहौल जिसमें ढांचा हो, नीतियां हो, मार्गदर्शन मिले और जहां विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन भी मौजूद हों। दूसरे देशों की तरह अगर भारत को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो उसे उन लोगों का साथ देना होगा जो कुछ नया सोचते हैं। चीन का उदाहरण देखिए, उन्होंने अपने हर स्तर पर नियमों और नीतियों को निर्माण के अनुकूल बनाया है, चाहे वह सस्ते बिजली दर हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो या तेज मंजूरी की व्यवस्था। तभी जाकर वह चमत्कार संभव हो पाया। अब एक चीज जो बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं, चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह से निवेश किया है जैसे किसी जुनून में हो। उनके पास 400 किलोमीटर से ज्यादा का तेज रफ्तार रेल नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे लंबा है। हर बड़ा शहर बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ है और इधर हमारे देश में बुलेट ट्रेन अभी भी एक सपना है, वो भी सिर्फ एक शहर के लिए। और वो सपना कब हकीकत बनेगा, इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। अगर बात करें गरीबी को खत्म करने की, तो वो एक और जगह है जहां फर्क साफ दिखता है। संयुक्त राष्ट्र तक यह मान चुका है कि चीन ने अब तक का सबसे असरदार गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1990 में उनकी आबादी का 41% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे था और अब यह आंकड़ा 1% से भी नीचे आ गया है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव। वहीं हमारे यहाँ अब भी करीब 20 करोड़ लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित हैं, जिनमें झुग्गियां, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्याएं शामिल हैं। चीन में शुरू से ही बच्चों को लक्ष्य तय करना और हुनर बनाना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, पर ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। फर्क यही है कि वहाँ एप्लीकेशन बनाए जाते हैं और यहाँ उन्हीं एप्लीकेशन पर वीडियो बनाए जाते हैं। ये कह देना भी सही नहीं होगा कि चीन में सब सीरियस हैं, वहाँ भी क्रिएटर हैं, वहाँ भी वीडियो बनते हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह सब होता है, लेकिन वहाँ का सिस्टम इन चीजों को एक दायरे में रखता है। वहाँ के स्कूल और कॉलेज बच्चों को सिखाते हैं कि नया टेक्नोलॉजी कैसे बनाए, कोडिंग क्या है और एआई असल दुनिया की समस्याओं को कैसे हल करता है। हमारे यहाँ जब तक कोई वीडियो वायरल न हो जाए, उसे नाकाम समझा जाता है। इसी सोच की वजह से असली कौशल सीखने का जो सफर होता है, वो या तो शुरू ही नहीं होता या बहुत धीमा होता है। आज चीन के पास है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार, सबसे तेज ट्रेनें, अंतरिक्ष स्टेशन और एक बेहद संगठित सैन्य औद्योगिक व्यवस्था। हमारे पास है लोकतंत्र, युवा जनसंख्या, अंग्रेजी बोलने की क्षमता और एक ग्लोबल छवि जो पहले काफी मजबूत थी, पर अब ये छवि भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि हाल के समय में अलग अलग देशों से हमें जो ऑनलाइन विरोध झेलना पड़ा है, उसने हमारी छवि पर असर डाला है। और इसका असर सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं है, हमारे पासपोर्ट की ताकत भी गिर गई है। आज हमारे पास महज 62 देशों में ही वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम कहीं कम ट्रैवल कर सकते हैं, इसका मतलब यह भी है कि दुनिया हमें कितना भरोसेमंद मानती है, उसका एक संकेत है ये। दुनिया में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पासपोर्ट अपने आप में एक पहचान बन चुके हैं, जैसे सिंगापुर, जिसके पासपोर्ट पर 195 से भी ज्यादा देशों में बिना ज्यादा झंझट यात्रा की जा सकती है। वहीं अगर बात चीन की करें, तो वहाँ के नागरिकों को 85 से ज्यादा
ज्यादा जगहों पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। अब जरा सोचिए, इंडिया जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतने टैलेंटेड लोगों वाला देश, और फिर भी हमारे पासपोर्ट की हालत ऐसी कि मुश्किल से 62 देशों में ही वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिलती है। ये गिरावट कोई एक दिन में नहीं आई। इसका रिश्ता है गैर कानूनी प्रवास, कमजोर कूटनीतिक रिश्ते और कुछ जगहों पर भारतीयों की नियमों को हल्के में लेने वाली छवि से। और इस पूरी कहानी का असर सिर्फ ट्रैवल पर नहीं बल्कि करियर के अवसरों, वैश्विक एक्सपोजर और देश की इज्जत पर सीधा पड़ता है। एक पासपोर्ट सिर्फ दस्तावेज नहीं होता, वो उस देश की साख का प्रमाण पत्र होता है। अब अगर पर्यावरण की बात करें तो दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक हम सब ने कई बार सुना है और वो कोई अच्छा आंकड़ा नहीं होता, लेकिन शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि बीजिंग भी कभी ऐसा ही था। एक दौर था जब उसे धुएं की राजधानी कहा जाता था, मगर चीन ने वहां कुछ ऐसे कदम उठाए कि आज बीजिंग की हवा मध्यम स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली आज भी वही हाल है। और अब ये सब बातें एक साथ जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि यह कोई साधारण तुलना नहीं है। असली फर्क है दिशा का, और दिशा बदलेगी तब जब सोच बदलेगी, जब युवा ये तय करेगा कि रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सिर्फ मीम्स का विषय नहीं बल्कि करियर और देश की तरक्की का जरिया है। अब बदलाव चाहिए तो शुरुआत करनी होगी स्कूली स्तर से। कोडिंग को केवल एक्स्ट्रा स्किल समझना बंद करना होगा। ये जरूरी शिक्षा का हिस्सा बननी चाहिए ताकि हर विद्यार्थी के पास मूल प्रोग्रामिंग का ज्ञान हो। इससे आने वाले समय के टेक लीडर देश के अंदर ही तैयार होंगे। सरकार को भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आसान निवेश और टैक्स में राहत जैसी पहल करनी चाहिए ताकि छोटे विचार भी बड़े उत्पाद बन सकें। पुराने नियमों को बदला जाए जो नए इनोवेशन को रोकते हैं। साथ ही प्राइवेट और सरकारी संस्थानों को मिलकर टेक्नोलॉजी आधारित ट्रेनिंग और शोध योजनाओं पर ध्यान देना होगा ताकि हमारे देश के डेवलपर्स भी वैश्विक मंच पर उम्दा उत्पाद पेश कर सकें। भारत में हर गली कूचे में कोई न कोई शानदार आइडिया पल रहा होता है। उसे जरूरत होती है एक ऐसे सिस्टम की जो उसे पंख दे सके। अब देखो ना, दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख भारतीय हैं। वो यहीं पढ़े हैं, यहीं पले हैं, लेकिन काम कर रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ वो मंच नहीं मिला जो वहाँ मिला। तो अगर आप ये चाहते हो कि भारत किसी और देश से सिर्फ तुलना न करे बल्कि बराबरी में खड़ा हो, तो पहले खुद को अपग्रेड करना होगा। उन स्किल्स को सीखना होगा जो आज की दुनिया में जरूरी हैं, ताकि जब देश तरक्की करे तो उसमें आपका भी हिस्सा हो। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो शुक्रिया, और अगर यह बात आपसे जुड़ी तो जरूर बताना कि आप खुद अपने लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं।